क्या भारतीयों को स्वास्थ्य सेवा का लाभ देने का प्रॉमिस करने वाली आयुष्मान योजना खुद बीमार है? कैग यानी कि कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट तो यही कहती है। वो बताती है कि 7.5 लाख रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक ही फोन नंबर पे किए गए थे। एक और फोन नंबर है जिससे हुए थे 1,39,000 रजिस्ट्रेशन। कैग की रिपोर्ट में इसमें और भी गड़बड़ियों का उल्लेख है। बहुत सारे नॉन एलिजिबल लोग जिन्होंने इस योजना के तहत रजिस्टर भी कराया और 22 करोड़ तक का लाभ भी ले लिया। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का डेटा ये बताता है कि 7.87 करोड़ फैमिलीज ऐसी हैं जिन्होंने आयुष्मान योजना में रजिस्ट्रेशन कराया था। टारगेट था 10.74 लाख फैमिलीज का, यानी कि टारगेट में से 73% टारगेट तो अचीव कर लिया गया है। लेकिन क्या ये अचीवमेंट पुख्ता है? कैग की रिपोर्ट तो इस तरफ इशारा नहीं करती है। कैग यानी कि कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। वर्तमान में इस पद पर गिरीश चंद्र मुर्मू कैग ऑफ इंडिया की तहत काम कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि ये कैग यानी कि कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता क्या है। संविधान के अनुच्छेद 148 में एक इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ कैग का उल्लेख है। संविधान सभा की डिबेट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे सबसे जरूरी ऑफिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बताया था और साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि हर कीमत पर इसकी इंडिपेंडेंस का ख्याल रखा जाना चाहिए। कैग का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा होता है और रिमूवल के ग्राउंड्स बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के होते हैं। किसी भी कैग को अपने अपॉइंटमेंट के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने एक शपथ लेनी होती है जिसका शेड्यूल 3 में उल्लेख है। सैलरी और बाकी कंडीशन पार्लियामेंट के द्वारा एक लॉ से डिफाइन की जाती है। कैग का ऑफिस टर्म 6 साल या 65 साल की उम्र जो भी पहले हो वो होता है। कैग अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दे सकते हैं। अब आते हैं जो बात बाबा भीमराव अंबेडकर ने कही थी कि कैग यानी कि कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की इंडिपेंडेंस को हर हाल में सिक्योर किया जाना चाहिए। तो कौन सी बातें इसे सिक्योर करती हैं? पहली, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। ये ऑफिस प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट तक नहीं, 6 साल या 65 साल की उम्र जो भी पहले हो वहां तक होता है। रिमूवल की प्रोसीजर एक कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन प्रोसीजर है। अपॉइंटमेंट के बाद सैलरी, राइट ऑफ लीव, पेंशन ये किसी भी तरह से ऐसे चेंज नहीं किए जाएंगे जिससे इसमें डिसएडवांटेज हो। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ऑफ ऑफिस ऑफ कैग, सैलरी, अलाउंस, पेंशन ये सब कुछ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होता है, यानी कि इस पर पार्लियामेंट में वोट नहीं हो सकता है। उसके अलावा कैग एक बार कैग बनने के बाद स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट के साथ कोई और ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं कि कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के पावर्स क्या होते हैं। आर्टिकल 149 ये कहता है कि कैग इज अकाउंटेबल फॉर कंपाइलिंग द अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट। पार्लियामेंट के इनेक्टेड कैग्स ड्यूटीज, पावर एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज एक्ट 1971 में इन बातों का उल्लेख है। वो सारे एक्सपेंस को ऑडिट करते हैं जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज हैं, फिर वो यूनियन के हों, स्टेट गवर्नमेंट के हों या यूनियन टेरिटरीज के हों। वो सारे ट्रांजैक्शंस ऑफ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट को भी ऑडिट करते हैं जो कंटिंजेंसी फंड पे एंड पब्लिक अकाउंट पे होते हैं। उसके अलावा वो ऑल ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट्स को भी ऑडिट करते हैं जो किसी भी डिपार्टमेंट ऑफ यूनियन एंड स्टेट के अंडर आते हैं। वो सारी रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर को भी ऑडिट करते हैं जिसका फाइनेंस यूनियन या स्टेट रेवेन्यू से होता है। सारी सरकारी कंपनीज एंड कॉरपोरेशंस को भी वो ऑडिट करते हैं और अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या गवर्नर उनसे कहते हैं तो वो किसी भी कंपनी का ऑडिट कर सकते हैं जिन पे गवर्नमेंट का फंड लगता है, जैसे लोकल बॉडीज। रिस्पॉन्सिबिलिटीज की अगर बात करें तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अपहोल्ड करना, पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए लॉज को अपहोल्ड करना, ये कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके अलावा ये अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की अकाउंटेबिलिटी को भी इंश्योर करते हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ये अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑफ स्टेट को सबमिट करते हैं जिन्हें वो फिर पार्लियामेंट में और स्टेट असेंबलीज में टेबल करते हैं।
कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एक गाइड, एक फ्रेंड एंड फिलोसोफर टू पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट की तरह काम करते हैं। ये ऑडिट करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट और अकाउंटेबल होते हैं सिर्फ पार्लियामेंट के प्रति। उसके अलावा कुछ गवर्नमेंट के ऐसे कॉरपोरेशंस एंड कंपनीज हैं जो कंप्लीटली कैग के द्वारा ऑडिट किए जाते हैं, जैसे डीवीसी एंड ओएनजीसी। बहुत सारी जगहों पे प्राइवेट प्रोफेशनल ऑडिटर भी अपॉइंट किए जाते हैं इन कंसल्टेशन विद कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अगर जरूरत पड़े तो कैग किसी भी ऑडिट का सप्लीमेंट्री ऑडिट कर सकते हैं। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को लेकर कुछ चैलेंजेस, कुछ लिमिटेशंस भी हैं। जैसे ये कहा जाता है कि इनके पास सिर्फ ऑडिटर का पावर है, कॉम्प्ट्रोलर का पावर है ही नहीं, जैसा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में होता है। उसके अलावा कैग हमेशा ऑडिट करते हैं एक्सपेंस हो जाने के बाद, यानी कि एक तरीके से पूरी प्रोसेस होने के बाद ही इनका रोल आता है। फॉर्मर कैग ऑफ इंडिया विनोद राय ने कैग के रोल को लेकर कुछ रिकमेंडेशंस दी थी। जैसे उनका कहना है कि कैग के अपॉइंटमेंट को लेकर एक कोलेजियम मैकेनिज्म होना चाहिए। उसके अलावा ऑल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट फंडेड सोसाइटीज को भी कैग के एम्बिट में लाना चाहिए। कुल मिलाकर कैग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसा कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था, कस्टोडियन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, और इनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए जब भी कैग की रिपोर्ट, चाहे वो पार्लियामेंट में हो या स्टेट असेंबली में हो, टेबल की जाती है तो उस पर काफ़ी बात होती है, क्योंकि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे लॉज इंटैक्ट रहे, ये जिम्मेदारी कैग निभाते हैं।